गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज पर हमारी बातचीत हो रही थी। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में टाइप्स ऑफ कंपनीज पर हमारी बातचीत होगी। देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने पहले तो वैसे बात कर रखी है, लेकिन कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज थी जो छूट गई थी, जिन पर चर्चा हमारी नहीं हो पाई थी। तो जो बची हुई कंपनीज है उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसके पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें हमने बातचीत कौन कौन सी कंपनी पर कर ली थी उनको मैं एक बार देख लेते हैं। इन कॉर्पोरेशन के आधार पर दो प्रकार की कंपनीज की बात हम कर चुके हैं। स्ट्रेटजी कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। शेयर होल्डिंग के आधार पर हमारी बातचीत हुई थी, यानी लाइबिलिटी के आधार पर, जिनको हम कहते हैं लाइबिलिटी के आधार पर हम जिन कंपनीज की बात कर चुके हैं उनमें हमने देखा था कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं। इन पर हमारी बातचीत हो चुकी थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था पब्लिक होल्डिंग के आधार पर, तो उसमें दो प्रकार की कंपनीज हमने देखी थी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो ये बातचीत हमारी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और कंपनीज जो बची हैं उन पर आज बातचीत हम करने वाले हैं, एक एक करके बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी को समझना बेहद आसान होता है। कई बारी हम लोग ये समझते हैं कि जो पब्लिक कंपनी होती है वही गवर्नमेंट कंपनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक कंपनी का कतई मतलब नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज जो पब्लिक में अपने शेयर जारी कर सकती हैं, पब्लिक को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती हैं, वो पब्लिक कंपनी कहलाती हैं। तो पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे रिलायंस एक कंप्लीटली जो है पब्लिक कंपनी है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं, लेकिन वो पब्लिक कंपनी है। ठीक हो गई जितनी बात। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? देखिए, कोई भी ऐसी कंपनी, तो पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दो अलग अलग चीजें होती हैं, इन बात को ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 51% यानी 51% या 51% से ज्यादा अगर किसी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब ये शेयर होल्डिंग चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे ये शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे ये शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के हो, चाहे ये शेयर होल्डिंग दो या दो से अधिक स्टेट गवर्नमेंट की मिला के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सरकार की, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार या दोनों की मिला के या एक से अधिक राज्य सरकारों की मिला के शेयर होल्डिंग किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा होगी, उससे कम नहीं, तो ऐसी कंपनीज कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पर सरकार की उसमें हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, 51% या 51% ज्यादा, वो कंपनी अपने आप क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 डिफाइंस अ गवर्नमेंट कंपनी। तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 45 में आपको गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन मिलती है, एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% से कम नहीं, कम से कम 51% है उससे ज्यादा, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो किसके द्वारा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको होल्ड करता हो, या कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको होल्ड करता हो, या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करते हो, या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा हो और पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट, एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको होल्ड करता है, तो ये कहलाता है आपका गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ सच गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्लियर है? तो गवर्नमेंट कंपनी बहुत आसान है याद रखना, सीधा सीधा सा एक लाइन आपको याद रखना है। किसी भी कंपनी में अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं है, 51%, 51% या उससे ज्यादा है, तो वो पब्लिक कंपनी, सॉरी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो या दोनों को मिलाकर हो, या केंद्र सरकार और एक से ज्यादा राज्यों की मिलाकर हो या एक से ज्यादा राज्यों की मिलाकर हो, वो सारी कंपनीज क्या कहलाती हैं, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं। और किसी गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। इन इंडिया देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सच कंपनीज, टू एग्जाम्पल बीइंग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जैसे भेल हो गई, सेल हो गई, गेल हो गई, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, एचएएल जिसको हम कहते हैं, ये सारी की सारी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ साथ ये सारी की सारी पब्लिक कंपनी भी है। ये शेयर भी मार्केट में अपनी जारी कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक कंपनी। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें 51% से ज्यादा, इसलिए ये गवर्नमेंट कंपनी भी कहलाती है। तो गवर्नमेंट कंपनी जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% से ज्यादा होती है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी। देखिए, वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर के रूप में केवल एक ही व्यक्ति हो। ध्यान से समझिएगा, जिसमें मेंबर के रूप में केवल एक पर्सन हो, तो उसको हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी। अब इसमें अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो इसमें डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। डायरेक्टर एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी एक से लेके 15 तक डायरेक्टर इसमें हो सकते हैं। क्योंकि जो नया वाला कंपनीज एक्ट है उसमें मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या कितनी है, 15 डायरेक्टर कहा गया है।
तो मेंबर जो वन ओपीसी जो होती है, जो 1% कंपनी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें डायरेक्टर एक हो ना। ओपीसी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर एक होना चाहिए, डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल काम करते हैं, वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। और आपको पता है कि कंपनी अपने मेंबर से एक अलग एंटिटी मानी जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। तो अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो ओपीसी कहलाता है, मेंबर के रूप में एक व्यक्ति होगा। अब अगर यही एक व्यक्ति मेंबर है भी है, डायरेक्टर भी है, तब तो एक ही व्यक्ति रहेगा। क्लियर है। अगर ये अपने से अलग कोई डायरेक्टर रखना चाहता है तो ये रख सकता है, 1 से लेकर 15 तक ये संख्या डायरेक्टर्स की रख सकता है। लेकिन मेंबर अगर किसी कंपनी में सिंगल मेंबर है तो वो कहलाता है ओपीसी कंपनी। द एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी एज पर द एक्ट। एंड ओपीसी इज कंपनी दैट हैज ओनली वन मेंबर। ओपीसी कंपनी वो होगी जिसमें केवल एक मेंबर होगा, लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। द मेंबर कैन ऑल्सो बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये खुद चाहे तो खुद डायरेक्टर बन सकता है, या चाहे तो किसी और व्यक्ति को भी डायरेक्टर रख सकता है ना। दो द ओपीसी शुड हैव ओनली वन मेंबर, इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर। तो इसमें मेंबर तो एक होगा, लेकिन डायरेक्टर अधिकतम 15 हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में भी अधिकतम डायरेक्टर्स की संख्या 15 ही देखी थी। अब दूसरा है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 के सबसेक्शन 42 में मिलेगा। कंपनीज एक्ट 2013 में फॉरेन कंपनी भी याद रखना बेहद आसान है भैया। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन भारत के अंदर नहीं हुआ है, भारत के बाहर किसी देश में वो कंपनी स्टैब्लिश की गई है, उसका इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर किसी देश में हुआ है, भारत के अंदर वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, सब्सिडरी के माध्यम से या ब्रांच ऑफिस के माध्यम से या प्रोडक्शन यूनिट के माध्यम से वो भारत में अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसी कंपनी को हम भारत के लिए फॉरेन कंपनी कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा, जिनका इनकॉर्पोरेशन भारत के अंदर नहीं हुआ है, भारत के बाहर जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उनके अपने लॉ के थ्रू जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जो उनके अपने लॉ के थ्रू स्टैब्लिश की गई हैं, वो सारी कहलाती हैं भारत के लिए फॉरेन कंपनीज, जो भारतीय लॉ के थ्रू नहीं बनी और भारत में नहीं बनी है, ठीक है जी। तो क्या कहता है कि फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड बी कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो कोई भी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर हुआ है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट भारत के बाहर हुआ है, उनके अपने लॉस के थ्रू, और वो भारत में अपनी सेवाएं दे रही हैं, भारत में वो बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो सीधे कर रही हो, चाहे एजेंट के माध्यम से कर रही हो, फिजिकली कर रही हो, इलेक्ट्रॉनिकली कर रही हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है भैया, आपके लिए फॉरेन कंपनी कहलाते हैं। तो फॉरेन कंपनी क्लियर है बाबू इतनी बात। अब आते हैं स्मॉल कंपनी में। स्मॉल कंपनी को मैं पहले बता देता हूं आपको, फिर इसको विधिवत हम इसमें समझेंगे। स्मॉल कंपनी में भी अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमें समझना है, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको अमेंडमेंट के थ्रू बता, इससे अच्छा इसी के पेज पर अमेंडमेंट मैं आपको बता देता हूं। देखें हमारे टाइपराइटर साहब ने नई वाली डेफिनेशन लिखी है, पुरानी वाली डेफिनेशन लिखी है, तो इसी पेज पर मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि 2022 में इसमें परिवर्तन किया गया है परिभाषा में, ठीक है। तो इसी पेज पर मैं बता दे रहा हूँ। पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और हायर अमाउंट, नहीं, ये पुरानी वाली परिभाषा लिखी गई है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ नई डेफिनेशन क्या है। देखिए स्मॉल कंपनी की, पहले पुरानी पढ़ लेते हैं फिर नई, दोनों मैं आपको बता देता हूं। स्मॉल कंपनी वो कंपनी कहलाती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, दो आधार पर इसकी डेफिनेशन दी जाती है। एक पेड अप शेयर कैपिटल के आधार पर या एनुअल टर्नओवर के आधार पर। इसके दो आधार है स्मॉल कंपनी बताने के। पेड अप शेयर कैपिटल के आधार पर ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो या मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो, या अगर सरकार ने इससे ऊपर का कोई अमाउंट फिक्स किया है तो वो होना चाहिए, लेकिन वो भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। ये पुरानी डेफिनेशन है। 2022 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। 2022 में क्या अमेंडमेंट हुआ है भैया, कि अगर हम पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें, पेड अप कैपिटल की बात करें, तो पेड अप कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड, इसको ध्यान से समझिएगा, एक्सीड 4 करोड़, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या इसका हायर जो भी अमाउंट सरकार ने तय किया हो, जो 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ हायर अभी भी है। तो अब ये 2 करोड़ की बजाय कितना कर दिया गया है, नाउ 4 करोड़ रुपए, ये अब 4 करोड़ कर दिया गया है। तो आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या सरकार ने जो हायर अमाउंट तय किया है, हायर अमाउंट सरकार भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं करेगी। ये तो हो गया नया और पुराना, अभी जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग है। टर्नओवर के अकॉर्डिंग भी चेंज किया गया है। टर्नओवर जो पहले था कि आपका लास्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके हिसाब से आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 करोड़ होना चाहिए, या उससे ज्यादा जो भी सरकार तय करे, लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा नहीं।
क्लियर है? इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो टर्नओवर के आधार पर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे ऊपर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी वो होगा, लेकिन वो भी 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया है? अगर हम टर्नओवर के आधार पर देखेंगे, अगर हम टर्नओवर के आधार पर देखेंगे तो टर्नओवर में हो गया है नॉट एक्सीड, अब हो गया है 40 करोड़ रुपए। कितना हो गया? 40 करोड़ रुपए। तो टर्नओवर आपका 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे ऊपर जो भी सरकार तय करे, और इससे ऊपर अब जो मैक्सिमम हो गया है वो 100 करोड़ हो गया। ये मैं लिख दे रहा हूं नाउ, वो अब कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया है। क्लियर हो गया इतनी बात? ये दोनों डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये दोनों आपको देख लेना। अब कितना हो गया है? ये 100 करोड़ हो गया है। अब कितना हो गया? 100 करोड़। तो मैं फिर से पूरी बात बता दे रहा हूं, पहले क्या था कि उसको स्मॉल कंपनी कहा जाएगा जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, या इससे ऊपर का अमाउंट जो भी केंद्र सरकार तय करे, लेकिन उस केस में भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं। अब पेड अप कैपिटल कितना कर दिया गया है? आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे वो भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं। तो अब तो ये हो गया है, 4 करोड़ बढ़ाया गया, 10 करोड़ तो वही अभी भी रखा गया है। दूसरा रखा गया है भैया टर्नओवर के आधार पर। पहले क्या था कि आपका टर्नओवर पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे ऊपर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे, और उस केस में भी 20 करोड़ से ज्यादा नहीं। अब इसकी लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है, 2 करोड़ की बजाय 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे ऊपर जो सरकार तय करे, और इससे ऊपर भी सरकार तय करेगी तो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2022 में भैया अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट को ठीक से आप समझ लीजिए। क्लियर है? ये अमेंडमेंट ठीक से समझ लीजिए, मैंने नया और पुराना दोनों आपको बता दिया है। इसमें अपडेशन है, अपडेशन को देख लीजिएगा। यहां तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी? तो ये कंपनीज थी जो भैया बच गई थी। एक और कंपनी है जिसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ठीक है? होल्डिंग कंपनी उसको कहा जाता है जिसके पास किसी दूसरी कंपनी की मेजर शेयर होल्डिंग होती है, उस कंपनी के लिए वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, और जिसके शेयर्स वो होल्ड कर रही है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। जैसे मान लेते हैं, यहां एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है, एक एक हमारे पास भैया, तो डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि एक है हमारे पास कंपनी ए। अब इसने क्या कर रखे हैं? कंपनी बी के मेजर शेयर होल्डिंग इस कंपनी के पास, कंपनी बी की शेयर होल्डिंग कंपनी ए के पास है। तो इस केस में जो कंपनी ए है जिसने इसके शेयर होल्ड कर रखे हैं, ये होल्डिंग कंपनी कहलाती है। और जो जिसके शेयर होल्ड किए गए हैं, ये कंपनी यहां पर सब कंपनी ए के लिए क्या कहलाती है? सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। ये बात समझ में आ गई भैया? तो जिसने शेयर्स को होल्ड कर रखा है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर्स को होल्ड कर रखा है वो सब्सिडियरी कंपनी। तो कंपनी बी के शेयर को होल्ड किया गया है, इसलिए कंपनी ए यहां पर क्या कहलाती है? सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है, और कंपनी बी यहां पर क्या कहलाएगी? आपकी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी सी थी, मान मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी सी है, कंपनी सी कि शेयर्स बी ने होल्ड कर रखे हैं, तो कंपनी सी के केस में कंपनी बी होल्डिंग कहलाएगी और कंपनी सी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। एक तो ये बात समझ में आ गई। मान लेते हैं किसी और कंपनी है जिसके शेयर कंपनी बी ने होल्ड कर रखे हैं, तो उस केस में कंपनी बी सी के लिए होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, और सी जो है इस कंपनी बी की सब्सिडी कहलाएगी। अब इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि सी यहां पर सिर्फ इसकी सब्सिडी कंपनी नहीं कहलाएगी, बल्कि सी यहां पर बी की भी सब्सिडी होगी, और बी की जो होल्डिंग कंपनी है, यानी बी खुद जिसकी सब्सिडी कंपनी, उसकी भी सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। यानी सी इस केस में बी की भी सब्सिडी कंपनी होगी और ए की, दोनों की सब्सिडी कंपनी होगी। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब यहां से इसके डेफिनेशन को पढ़िए, अपने आप बात आपको समझ में आ जाएगी। ये पेज और ऊपर होना चाहिए। ठीक है? चलिए देखिए यहां पर क्या है, दैट अदर कंपनी कंट्रोल्स द मेजोरिटी कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इट्स मैनेजमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेजरली कंट्रोल करता है, मेजर शेयर होल्डिंग होती है, वो जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। और दैट अदर कंपनी होल्ड्स द मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर। क्लियर है? अब क्या है भैया, जैसे इफ द होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी हैज इट्स ओन सब्सिडी, ये बात डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या है? अ कंपनी इज डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के सब्सिडरी कब कहलाएगी? जब दैट अदर कंपनी कंट्रोल द मेजोरिटी कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो दूसरी कंपनी है उसने मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रखा है, वो कंट्रोल कर रही है, मेजर शेयर होल्डिंग उसकी है, तो वो उसके लिए होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और वो उसके लिए सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। और जो दूसरी कंपनी है जिसके मेजोरिटी शेयर उसके पास है, यहां आप एग्जांपल समझेंगे सारी बात समझ में आ जाएगी। कंपनी ए ने मेजर शेयर होल्डिंग रखी है कंपनी बी में, तो कंपनी बी कंपनी ए के लिए क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। और कंपनी बी के लिए कंपनी ए क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। इफ द होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी हैज इट्स ओन सब्सिडरी, अगर होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी के पास अपनी सब्सिडरी है, जैसे
यहाँ पर ये होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पर ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बी हुई, इसकी अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी सी है, तो ये दोनों की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो उस केस में कंपनी सब्सिडरी हैज इट्स ओन सब्सिडरी, इट बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ फर्स्ट मेंशन्ड कंपनी ईदर फर्स्ट होल्डिंग कंपनी। तो ये सब्सिडरी कंपनी फर्स्ट मेंशन कंपनी की हो जाएगी, जैसे जो फर्स्ट होल्डिंग कंपनी थी। दस फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कंपनी बी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए, कंपनी बी है क्या, कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कंपनी ए बी के लिए होल्डिंग कंपनी हुई, कंपनी बी ए के लिए सब्सिडरी कंपनी हुई। तो कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी है ए की, एंड कंपनी सी सब्सिडरी कंपनी है बी की, और एक तीसरी कंपनी है जो बी की सब्सिडरी कंपनी है, देन कंपनी सी इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए ऑल्सो। तो उस केस में कंपनी सी कंपनी बी की तो सब्सिडरी होगी ही होगी, साथ में वो कंपनी ए की भी सब्सिडरी कही जाएगी, तो वो दोनों की सब्सिडरी कही जाती है। ठीक है, जितनी बात यहां तक की चर्चा क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन इसको देख लीजिए, पक्का क्लियर है भैया। तो ये कंपनीज हमारी अभी तक जो चर्चा में नहीं आई थी वो हम लोगों ने देख लिया है बाबू, इतनी कंपनीज छूट गई थी। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छी सूचना आपके लिए दे दूं, 2 सितंबर से आपके सीआईबी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अपने इलेक्टिव पेपर वगैरह भैया पहले चुन लीजिए। एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, किसी की गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके लिए हमारे सारे ही महापैक सीआईबी के सारे लाइव बैचेस पर 27 तारीख यानी आज से शुरू के 31 अगस्त तक आपको मिले 60% तक के डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट के अलावा आपको एडिशनल 200 का और भी डिस्काउंट मिलेगा। जिस 200 के डिस्काउंट के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, ऑगस्ट 200। 60% के डिस्काउंट के लिए आपको कुछ नहीं यूज करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। लेकिन अगर आप एडिशनल 200 का डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको ऑगस्ट 200 इस कूपन कोड का यूज करना है। ये डिस्काउंट आपको हमारे सीआईबी के सारे ही महापैक पर मिलेगा, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर सब पर मिलने वाला है। इसके अलावा जो हमारे इंडिविजुअल बैच है, चाहे वो फाउंडेशन 2.2 बैच हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, इन सब पर आपको 60% तक का डिस्काउंट और 200 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है आपके लिए ऑगस्ट 200 सब पर ही, क्लियर है। और ये जो डिस्काउंट है वो आपके हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर भी मिलने वाला है, बीएफएम, बीआरबीएल, या आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इलेक्टिव पेपर की बात करें, एबीएफएम हो, इन सब पर आपको मिलने वाला है। सेंट्रल बैंकिंग हो या रूरल बैंकिंग हो या रिस्क मैनेजमेंट हो, सभी पर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाते हैं। स्कैन करने में कोई दिक्कत आ रही है आप तो टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च करें आशीष सर JAIB CAIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैं आपके सीआईबी में 2 सब्जेक्ट डील करता हूं, एक आपका 4th कंपलसरी पेपर BRBL और एक आपका इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों पर कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आपका है तो आप बातचीत कर सकते हैं इस ग्रुप पर। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।